पहले मैं सबसे पहले आपको एबीसी एनालिसिस देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं सभी लोगों को एबीसी एनालिसिस देना चाहता हूं फॉर द पर्पज ऑफ सीए फाइनल, और हो सकता है आप में से कुछ लोग सीए में भी कर रहे हो, तो सीएमए फाइनल फॉर द पर्पज ऑफ योर December 21 अटेम्प्ट, फॉर द पर्पज ऑफ योर December 21 अटेम्प्ट। ठीक है, मैं आपको एबीसी एनालिसिस देना चाहता हूं। पढ़ने से पहले एबीसी एनालिसिस कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सा टॉपिक मालिक बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, ये एक प्रोडिक्शन है, आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है, बट ये सिर्फ एक प्रोडिक्शन है कि हाँ आपको ये टॉपिक इन इन चीजों से पढ़ के जाना है। एक चीज बेसिक, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है, इसमें कहीं कोई सिचुएशन नहीं है, बेसिक आपको पूरा पढ़ के जाना है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज का टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, ध्यान से सुनना, जितनी चीजें बता रहा हूं उतनी चीजें मतलब कंफर्म पढ़ के चल जाना, सब्सटेंशियली मोटा मोटी तौर पे आपका ये आ जाएगा। ये तो मैं आपको पूरे सिलेबस के लिए बता सकता हूं। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर के लिए आप सबसे पहले 143(1) पढ़ के जाना, जिसको हम कहते हैं समरी असेसमेंट। ठीक है, ये पढ़ के जाना, लिख लो पहले फटाफट, ताकि आप जब पढ़ते भी रहोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक 143(1) आप पढ़ते जाओगे, दूसरा 142(2)(a), ये स्पेशल ऑडिट होता है, स्पेशल ऑडिट आप पढ़ के जाओगे। इसके बाद में 147 से लेके 153 पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाले पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगले साल इसके अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, अगले साल इसके अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट आपसे ये जरूर पूछेगा। 147 वाला से 153 वाला पूरा पार्ट जो है ये पढ़ के जाना। इसके अलावा 156 नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड वाला पार्ट आपको पढ़ के जाना है। असेसमेंट प्रोसीजर में ये वाले सेक्शन बिल्कुल मत छोड़ना, राइट, ये वाले सेक्शन बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद आता है आपका अपील। अपील के अंदर में फेसलेस अपील के ऊपर ध्यान देना, यहां पे फेसलेस असेसमेंट पे भी ध्यान देना। ये 2019 में आ चुके हैं, लेकिन अब तक एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है। मुझे लगता है फेसलेस अपील पूछा जा सकता है। इसके अलावा 246A 251 पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अपील, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर है 254 के अंदर में वो पेप्सिको वाला केस आया है, अगर आपको याद हो तो, कि नोटिस ऑफ स्टे ऑफ डिमांड IT 80 दे सकता है, लेकिन स्टे मैक्सिमम 365 तक के दे सकता है। और पेप्सिको का केस इसमें कंफर्म आएगा, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है। अगर आपने देखा होगा जुडिशियल अपडेट भी इंस्टीट्यूट के आ चुके हैं, तो पेप्सिको वाला केस इसमें कंफर्म पढ़ के जाना, जिसमें 254 का केस आता है। तो इसके साथ साथ आप पेप्सिको केस पढ़ के जाओगे, कंफर्म आएगा, मतलब आना ही है, एग्जामिनर ये आपसे जरूर पूछेगा। रिवीजन, रिवीजन के अंदर में मालिक आप 263 पढ़ के जाना, और साथ साथ में आप जो पढ़ के जाओगे वो होगा पार्शियल इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ पार्शियल मर्जर, मेथड ऑफ पार्शियल मर्जर, टोटल मर्जर। 263 पढ़ के जाना, 264 को आप फॉर द टाइमिंग छोड़ सकते हो। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के अंदर में 154 को पढ़ लेना, बाकी आप 154 का जो टाइम लिमिट्स है, इन टाइम लिमिट्स को पढ़ लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्च एंड सीजर वाला टॉपिक, सर्च एंड सीजर वाला टॉपिक ध्यान से सुनो, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपके। सर्च एंड सीजर वाला टॉपिक, सेक्शन 131 पढ़ना, 133A पढ़ना, 132 पढ़ना, 132B पढ़ना। ठीक है, इतना भी, और एक 133C पढ़ लेना। इतने आपको सेक्शन मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं। 131 पावर, 132 133A सर्वे, 132 सर्च एंड सीजर, 132B रिलीज ऑफ सीज असेट्स, 133C कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे पढ़ लेना, प्लस 153A एंड 153C एंड 153B, ये असेसमेंट से रिलेटेड सेक्शन है आफ्टर सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतने पे ही आपका बनेगा जो क्वेश्चन बनना है, जो क्वेश्चन बनना है इसके ऊपर ही बनेगा। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, यस, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन कब वॉइड डिक्लेयर हो सकता है ये पढ़ लेना, एंड पावर ऑफ ITSC पढ़ लेना, खत्म। इसके अलावा आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, राइट। क्लबिंग, क्लबिंग के अंदर में 64(1)A पढ़ लेना, दैट इज माइनर की इनकम किस तरीके से क्लब होती है। साथ साथ में आपका क्रॉस ट्रांसफर,
केशव जी मोरारजी नाम का एक केस लॉ है, केशव जी मोरारजी नाम का एक केस लॉ है, जिस केस लॉ पे बेस्ड है आपका क्रॉस ट्रांसफर। ये क्रॉस ट्रांसफर वाला कंसेप्ट पढ़ लेना, क्लबिंग का पार्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये सारे सेक्शन पढ़ते रहोगे, 269 ST, 269 T एंड 269 SS, ये तीनों सेक्शन भी सर्च एंड सीजर के साथ पढ़ लेना, प्लस इससे रिलेटेड पेनल्टी भी पढ़ लेना, प्लस इससे रिलेटेड पेनल्टी भी पढ़ लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। इतना आपका मॉड्यूल 1 दैट इज असेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक में आप पढ़ लोगे, आपका एग्जामिनेशन का मैक्सिमम पार्ट ओवर हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट ओवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सैलरी एंड एचपी। अब आते हो सैलरी और एचपी। देखिए सैलरी मैं चाहूंगा कि इस बार आप पढ़ के जाओगे, सैलरी का पार्ट स्पेसिफिकली आपको पढ़ के जाना है। और सैलरी में भी कौन सा पार्ट, अगर आपको याद हो तो सैलरी के अंदर में एक अमेंडमेंट आया है, आरपीएफ, एसपीएफ, ऐसे सुपर एनुएशन फंड की एक ओवरऑल लिमिट दी है, और ये ओवरऑल लिमिट है 7,50,000। तो आरपीएफ एसपीएफ की एक लिमिट है 7,50,000। मॉड्यूल में एक ही प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, वो आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कंसेप्ट ओवर हो जाएगा। और एचपी में आप सिर्फ वैकेंसी वाला पॉइंट पढ़ के जाओगे, एचपी में सिर्फ वैकेंसी वाला पॉइंट पढ़ के जाओगे कि वैकेंसी आती है तो क्या है। मैं अपफ्रंट आपको बता दूं, सैलरी और एचपी बहुत ज्यादा फाइनल लेवल पे पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो सैलरी का एक बेसिक कंप्यूटेशन देख लेना, एक हाथ प्रॉब्लम, प्लस ये जो 7,50,000 वाली लिमिट आई है इसको ध्यान में रखना। एचपी में वैकेंसी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, बस वो एक देख लेना, काम खत्म, बाकी आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रही बात पीजीबीपी की, साहब पीजीबीपी के कंप्यूटेशन नो डाउट आते ही आते हैं, पर हां जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो है 35 AD, 44 AD, 44 ADA, यस 44 AE, सेक्शन 32 से रिलेटेड इश्यूज, सेक्शन 35 से रिलेटेड इश्यूज। ये वो सेक्शन है जो आपको मैंडेटरीली पूछे जाते हैं, इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शंस को आप प्रायोरिटी पे रखना कि भैया हाँ ये सेक्शंस को मेरे को प्रायोरिटी पे लेके चलना है। 44 वेट, इसके अलावा 35D, ये आपका प्रायोरिटी वाला सेक्शन है जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी वाले सेक्शन है जिनके ऊपर क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। 35 DDA, देन 36, 37, इतना भी आपने पढ़ लिया, मोटे मोटे तौर पे आपका पीजीबीपी ओवर हो जाएगा। 40A2, 40A3, बस इतने भी आपने पढ़ लिए। मोर एंड मोर इसके अलावा मैक्स पढ़ना है, 40A सीरीज पढ़ लेना, मोटे मोटे तौर पे आपका पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप जितने ज्यादा पीजीबीपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर टोटल इनकम का प्रॉब्लम पीजीबीपी जरूर कवर करेगा, उनमें भी ये सेक्शन रेलेवेंस रखेंगे। फिर आते हैं कैपिटल गेन। इस बार कैपिटल गेन से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है। क्या पूछा जा सकता है सर, सेक्शन 50C कंफर्म पूछा जा सकता है, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन। सेक्शन 48 पूछा जा सकता है, 112 वे पे आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, 112 वे से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 54, 54 EC, 54 GB, ये एग्जामिशन में ये तीन पढ़ के चल जाना, एग्जामिशन में ये तीन पढ़ के चल जाना। इसके अलावा 50B स्लम सेल पूछता है, मतलब कंफर्म पूछता है, यस। 45 सबसेक्शन 4, 45 सबसेक्शन 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगले साल फाइनेंस एक्ट 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर भयानक बड़ा अमेंडमेंट आने वाला है। एट द सेम टाइम स्लम सेल के ऊपर भी अमेंडमेंट आने वाला है। इंस्टीट्यूट को इसके अलावा चांस ही नहीं मिलने वाला, तो इंस्टीट्यूट इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, यस। इसके अलावा सेक्शन 47 की सीरीज को पढ़ के जाना, फाइनल लेवल पे ये रेलेवेंट बनता है, सेक्शन 47 की सीरीज को आप पढ़ के जाना, राइट। कोई भी बिल्कुल नहीं भूलेगा फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, वो हम नॉन रेसिडेंट के केस में कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करते हैं रूल 115A के साथ, बस ये पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में ये काम आता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में ये काम आता है। तो इतने सेक्शन आपको पीजीबी सॉरी कैपिटल गेन के अंदर में पढ़ के जाने ही जाने हैं, और ये पार्ट मैंडेटरी पार्ट है, यस। अच्छा जी सर, इसके अलावा आईएफओएस, आईएफओएस के अंदर में 56 to 10 पढ़ के जाना है, दैट इज गिफ्ट का प्रोविजन। इसके अलावा टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड पढ़ के जाना, डिविडेंड इस साल से ही टैक्सेबल हुआ है, तो डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, तो ये पढ़ के जाना, ये पढ़ के जाना। और साथ साथ में सेक्शन 57 में अमेंडमेंट हुआ है, वो भी कौन सा, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड से रिलेटेड,
इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड से रिलेटेड, तो ये वाला पार्ट पढ़ के जाना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा एवरीबॉडी। यस, देन मैं आता हूं सेट ऑफ के ऊपर, सेक्शन 79 पढ़ना। सेक्शन 79 में अमेंडमेंट है, प्राइवेट कंपनी किस तरीके से अपने लॉसेस को सेट ऑफ करेगी, उसके ऊपर ये पॉइंट है। और बाकी 70, 71 वो आप पढ़ते ही हो, वैसे ही पढ़ के जाना, पर 79 पे थोड़ा सा फोकस रखना, 79 पे फोकस रखना, ये वो चीजें जो आपको पूछी जाएगी, राइट। अच्छा, सेक्शन 72 डबल ए भी आ सकता है आपको, इसके ऊपर भी फोकस रखना। मतलब अगर 70, 71 ये तो आपने ऑफिसर्स में भी बहुत किया होगा, इंटर पे भी बहुत किया होगा, तो इसके जगह पे 72 डबल ए, 72 ए बी और 79 इनके ऊपर फोकस करना, ये आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डिडक्शन के ऊपर, सर डिडक्शंस के अंदर में क्या क्या पढ़ के जाने हैं? 80C, 80D, 80D, D, 80TTA, 80GGB, 80GGC, JJAA, 80JJA, ये वो चीजें हैं जो आपको नॉर्मल डीटी में तो काम आएगी आएगी, इंटरनेशनल टैक्स में जब डीटीडब्ल्यूए कंप्यूट करते रहोगे, इंटरनेशनल टैक्स में जब एनआर कंप्यूटेशन करते रहोगे, ये सेक्शन बाय डिफॉल्ट में आते हैं। 80C आपके जनरल वाला, 80D आपका मेडिकल वाला, 80DD स्पेसिफाइड डिसीजेस वाला, TTA आपका इंटरेस्ट वाला, 80GGB, GGC आपका डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वाला, 80JJAA न्यू एम्प्लॉयमेंट वाला, JJA ये आपको आ सकते हैं। इसके अलावा इस साल भयानक चांसेस है 80M के आने के। 80M इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिला है और इन्होंने डिविडेंड पे भी किया है तो इसका डिडक्शन मिलेगा, तो 80M के आने के चांसेस इस बार बढ़ जाते हैं। 80EEB इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, तो 80EEB का डिडक्शन इस बार पूछा जा सकता है। 80G हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलता है, दैट इज डोनेशन, डोनेशन से रिलेटेड डिडक्शन आपको हर अटेम्प्ट में देखने को मिलता है, सो भाई जी इसको पढ़ के जाना है आपको। 80 IAC IB, IB से रिलेटेड लिबर्टी इंडिया का केस है, ये पढ़ के जाना। IB से रिलेटेड लिबर्टी इंडिया का केस है, ये पढ़ के जाना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो डिडक्शंस में इतनी चीजें आपको पढ़ के जानी है भाई जी। TDS TCS पूरा का पूरा मैंडेटरी, उसमें भी स्पेसिफिकली 206C1, 206C1 ये पूरा का पूरा मैंडेटरी है, क्योंकि TCS के अंदर में भयानक अमेंडमेंट हुए हैं, 1G, 1H, 1F, पूरी 206C की सीरीज। TCS पहले पढ़ना, जब TDS TCS पढ़ते रहोगे TCS पहले पढ़ना, TCS के अंदर में अमेंडमेंट है, और 206C को रट के जाना, क्योंकि जनवरी 21 का आरटीपी देख लो आप, उसके बाद का आरटीपी देख लो आप, दोनों में इसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो TDS TCS चालू करोगे तो पहले TCS का 206C वाला पढ़ना, उसके बाद में जब TDS की बात करोगे, राइट, तो आपको यहां पे 200A पढ़ना है, आता है 194N, 194M, 194O, 194O। बच्चा क्या गलती करता है, ट्रेडिशनली 194CHJ ये पूछे जाते थे, ये नए सेक्शन है, पूछे जाएंगे, ये नए सेक्शन है, इंस्टीट्यूट के पास चांस है आपको पूछने का, तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछा जाएगा। फिर 194C, 194J, ज्यादा चांसेस सी के ज्यादा जे में आने के हैं, क्योंकि जे में अमेंडमेंट हुआ है, टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी फॉर सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, इसके ऊपर टीडीएस के रेट रिड्यूस हुए हैं। यस, तो ये पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट बनेगा। और आप सभी को पता है टीडीएस के अंदर में कोविड इफेक्ट आने वाला है, टीडीएस के अंदर में कोविड इफेक्ट आने वाला है, तो वो कोविड वाले रेट भी आपको याद रखने हैं। 194I, 194IA, 194H, यस, इसके अलावा 194, 194K, ये दोनों भी डिविडेंड से रिलेटेड है। 194, 194K इस साल से डिविडेंड को टैक्सेबल किया गया है, तो इससे रिलेटेड टीडीएस का एस्पेक्ट पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड टीडीएस का एस्पेक्ट पूछा जा सकता है। यस,
अच्छा जी सर, अच्छा जी सर। सर टीडीएस टीसीएस के अंदर में, टीडीएस टीसीएस के अंदर में आपका वो प्रोसीजरल पार्ट भी पूछा जा सकता है। यस, तो 197 एक कॉमन सेक्शन है जो इसके अंदर में पूछा जाता है। सैलरी का 192 एक कॉमन सेक्शन है जो पूछा जाता है। तो ये थोड़े से रेलेवेंट है, आप इसको पढ़ के जा सकते हो। 194E पढ़ के जाना, नॉन रेसिडेंट के एंटरटेनर के केस में टीडीएस किस तरीके से काटा जाता है, राइट। इसके अलावा कुछ एनआर से रिलेटेड है, एनआर से रिलेटेड है, वो भी आप पढ़ के जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 195 तो पढ़ के जाना है, बाकी का आगे देखेंगे। टीडीएस टीसीएस क्लियर प्रभु। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अब आते हो नेक्स्ट पार्ट पे, मैट। मैट के अंदर में जो इंड एएस वाला एडजस्टमेंट है, इंड एएस वाले एडजस्टमेंट पढ़ के जाना। जो मैट और इंड एएस वाला एडजस्टमेंट आया है, ये वाले एडजस्टमेंट पढ़ के जाना, जिनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, जिनके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है, उनके ऊपर मैट का एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट जो आप पढ़ते हो, जो एक्सप्लेनेशन 115 जेबी में दिया है वो रेलेवेंट है, 115 जेबी में दिया है वो रेलेवेंट है। मुझे लगता है एएमटी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, मुझे पर्सनली लगता है एएमटी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, याद रखना। और जिन लोगों ने 115 बीएसी या बीएडी ऑप्ट किया होगा, बीएए ऑप्ट किया होगा, उन पे मैट एप्लीकेबल नहीं है, तो इससे रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, अदरवाइज मैट कैलकुलेशन रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, सेक्शन 11, 12 ये पढ़ना है, बाय डिफॉल्ट में पढ़ना है। यस, ये दोनों बाय डिफॉल्ट में पढ़ना है। इसके अलावा 115, इसके अलावा 115 बोलो बेटा, बिल्कुल आता ही आता है। बीबीसी पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है। यस, पढ़ के ही जाना है ये प्रोविजंस। 12AA रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बदल रहा है। आप सभी को पता है 12A भी आ चुका है, लेकिन इसको डेफर कर दिया गया है, तो 12A भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर 12AA ओल्ड प्रोसेस आपको पढ़ाया जा सकता है, 115 BBC आपको पढ़ाया जा सकता है। यस, मतलब ये वो चीजें है प्रभु जो आपको बाय बार, सी सब्जेक्ट जब बड़ा होना तो आपको कट शट करना बहुत जरूरी है, और ये कट शट जब तुम करोगे ना मालिक, तो मार्क्स मिलेंगे। यस, तो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, अदरवाइज फिर क्या होगा, नहीं तो आप बस कचरा पढ़ते रहो और फिर वही बात है, एंड वही होने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है। यू नो वो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, इसी के साथ पढ़ने को मिलता है, तो वो वाला एक पार्ट भी देख लेना। अगर ट्रस्ट कन्वर्ट होता है, अगर ट्रस्ट कन्वर्ट होता है तो कन्वर्जन के जो टैक्सेस है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आ जाओ जी, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज, ठीक है, इसको मैं क्लासिफाई करूं, इसको मैं अगर क्लासिफाई करूं तो आप इसमें से क्या पढ़ सकते हो, आप इसमें से पढ़ के जाओगे टैक्सेशन ऑफ फर्म, पढ़ के जाना, ठीक है, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई पढ़ के जाना, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पढ़ के जाना, टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पढ़ के जाना, टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ के जाना। बाकी जितने हैं जिसको आप ऑप्शन में डाल सकते हो, टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ ऑप्शन के अंदर में डाल सकते हो, मतलब लेजिट आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो, थोड़ा बहुत आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ हो गया, टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, आप इसको रिस्क कैटेगरी में रख सकते हो, राइट। इसके अलावा टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर हो गया, टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन हो गया, टैक्सेशन ऑफ बायबैक हो गया, इनको आप रख सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट, टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, ये कंप्यूटेशन में काम आने वाली चीज है। साथ साथ में इनके टीडीएस भी है, 194 एलबीसी, 194 एलबीबी, वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसका टीडीएस भी इसके साथ पढ़ लेना है आपको। प्लस सेक्शन 47 की कैटेगरी आती है वो अलग, प्लस सेक्शन 47 की कैटेगरी आती है वो अलग। यस,
तो आपको वो अलग से पढ़ के जाना है। अच्छा जी सर, बाकी ये जो आपके अदर टैक्सेशन है आप इसको थोड़ा सा ऑप्शन में लेके चल सकते हो। जैसे हो गया आपका टनेज टैक्सेशन, टनेज टैक्सेशन, टनेज टैक्सेशन को आप थोड़ा सा ऑप्शन में डाल के चल सकते हो। वैसे भी उसमें एक सिर्फ रेट ही याद रखने का है, तो वो आप पार्ट थोड़ा सा छोड़ के जा सकते हो। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिवरेज मिलता है कि कौन से सिलेक्टिव टॉपिक हमें पढ़ने हैं, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल टैक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन में 115A आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। 115ACA, 115AC पढ़ के ही जाने हैं, राइट। 115BB आपको पढ़ना है। साथ साथ में 194LBB, 194LBA, 194LBC, यस, ये सीरीज भी आपको पढ़नी है, ये सीरीज भी आपको पढ़नी है। 194E, ये इससे रिलेटेड सीरीज है टीडीएस की। साथ साथ में पढ़ोगे ज्यादा बेनिफिट होगा, साथ साथ में पढ़ोगे ज्यादा बेनिफिट होगा। लिखो जल्दी से। डन है मालिक। इसमें कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन आता है, 115H वाला, ई वाला, राइट। तो इसमें कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन देख लेना। इसका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन वैसे भी फर्स्ट प्रोविजो के साथ आता है, तो ये एक देख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। यस, 115A पढ़ते रहोगे। जब डिविडेंड, इंटरेस्ट और आईएफएससी वाले इश्यूज जो हुए हैं, आईडीबी वाले, आरडीबीज वाले, तो इसके अंदर में अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट आपको मैंडेटरीली देख के जाना है। यस, वो अमेंडमेंट आपको मैंडेटरीली देख के जाना है। फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में विदाउट एनी डाउट 92A, 94B पढ़ना ही पढ़ना है। मेथड्स, यस, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन। मेथड्स में भी 3 मेथड को आप याद रख सकते हो। कप मेथड, आरएसपी, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड। इन 3 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कर लेना। रिसेंट टाइम में इंस्टीट्यूट को जरा कॉस्ट प्लस मेथड ज्यादा पसंद आ रहा है। रिसेंट टाइम्स में इंस्टीट्यूट को कॉस्ट प्लस मेथड थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहा है। यस, सो वो आप देख लेना। मेथड्स के अलावा, मेथड्स के अलावा आप सभी जानते हैं अब ये तो बचा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या वो एप्लीकेबल है? जल्दी से बताओ, क्या वो एप्लीकेबल है? किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, क्या अब वो एप्लीकेबल है? मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? यस, सेफ हार्बर। क्या सेफ हार्बर एप्लीकेबल है? सेफ हार्बर एप्लीकेबल नहीं है तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। पिछले बार भी इंस्टीट्यूट ने बोला था एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी जनवरी के अंदर में इस पे क्वेश्चन डाला था। बट सेफ हार्बर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको आराम से बाजू रख सकते हो। लेकिन इंस्टीट्यूट अब एपीएफ के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको मिस मत करना। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है। यस, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। टीपीओ, टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स के पावर पूछे जा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। अगले साल भी इसके ऊपर अमेंडमेंट है, इस साल भी इसके ऊपर अमेंडमेंट है, तो छोड़ के मत जाना, डीआरपी पढ़ना ही पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट पढ़ना है मतलब पढ़ना है। यस, इतना कर लोगे मोटे मोटे तौर पे आपका काम खत्म हो जाएगा। और हाँ, गार के प्रोविजंस, उसके आपको थ्योरी दी हुई है, तो गार का प्रोविजंस आपने पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डीटीडब्ल्यूए। डीटीडब्ल्यूए के अंदर में आपने डिडक्शंस मैंने जितने बोले उतने याद रखने के हैं। उसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो भी कौन से? वेयर देयर इज नो अग्रीमेंट वाले। आप 2-3 भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन बनता है।
लेकिन इस बार इसमें 90 के ऊपर अमेंडमेंट है और 90A के ऊपर अमेंडमेंट है, दैट वी विल नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ टैक्स हेवन इन इंडिया। तो वो जो एक लाइन ऐड की गई है उसके कारण सेक्शन 90, जो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है हमेशा थ्योरी का DTAA का, वो पढ़ के चल जाना। 90 के अंदर में अमेंडमेंट है, ये वाला पार्ट पढ़ के चल जाना। यस फिर आते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इक्वलाइजेशन लेवी टॉपिक भी छोटा है और पूरा चैप्टर रेलेवेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाना, बिल्कुल पढ़ के जाना। इसके अलावा मैं आपसे बात कर लूं, इसके अलावा मैं बात कर लूं आपसे, आप अगर न्यू सिलेबस के अंदर में है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अंदर में है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी के अंदर में है। यस इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, वियना कन्वेंशन पढ़ लेना, वियना कन्वेंशन आपको आ सकता है। यस वियना कन्वेंशन के बाद आपको एक और चीज पूछी जा सकती है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अंदर में जो मेजर आर्टिकल आपको पढ़ने मिलेंगे वो 7, 12, 14 एंड बायलैटरल निगोशिएशन, जो इसी से कनेक्टेड टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। आर्टिकल 5 भी, आर्टिकल 5, 7, 12, 14 ये आपको पढ़ के जाने हैं मैंडेटरीली, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आपको। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, वियना कन्वेंशन पढ़ लेना, उसके बाद में गाइडलाइंस पढ़ लेना, गाइडलाइंस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद में एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना। ये 3 पार्ट काफी हो गए इस पूरे चैप्टर के लिए। वियना कन्वेंशन, गाइडलाइन, एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, ये 3 पार्ट पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। यस ओके ओके। इसके अलावा AAR अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पावर पढ़ लेना, पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। यस एंड प्रोसीजर पढ़ लेना, एडवांस रूलिंग का प्रोसीजर क्या है, काम खत्म। इस 2 चीजों के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन 2 चीजों के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस, पोयम की गाइडलाइन पढ़ना। रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस में, 6161A, ये नई चीज आई है, तो इसको मत छोड़ना। इंस्टीट्यूट यहां पे आपको टेस्ट करेगा। पोयम के गाइडलाइंस को याद रख लेना, 2017 में जो गाइडलाइंस आई थी, ये वाले पार्ट को याद रखना है आपको। इसके बाद आपके कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं जो सेक्शन 9 में लिखे हुए। कौन कौन से एक्सप्लेनेशन? व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। इसके अलावा रॉयल्टी आपको पूछा जाता है, इंटरेस्ट आपको पूछा जाता है और FTS आपको पूछा जाता है। रॉयल्टी, इंटरेस्ट और FTS। यस एक्सप्लेनेशन के अंदर में आते हैं 4, 5, 6, ये पढ़ लेना, काम खत्म। बाकी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इतने टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हो तो DT के अंदर में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पहले अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मोटा मोटी तौर पे आप समझ के चलो कि आपका सब कुछ कवर हो गया, मोटे मोटे तौर पे, राइट। अब आता हूं मैं पेनल्टी के ऊपर। हाँ, इंटरेस्ट 234A, B और C तीनों मैंडेटरीली पढ़ के जाना है। 234A रिटर्न के नॉन कंप्लायंस के लिए होता है, 234B और C एडवांस टैक्स के नॉन कंप्लायंस के लिए होता है। तो B और C पे फोकस करना, A पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर B और C के ऊपर जरूर फोकस करना। अब आते हैं पेनल्टी के ऊपर। क्या मुझे बताने की जरूरत है? 270AA आपको कंफर्म पूछा जाएगा। 272A, 270AA मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी आएगा, मतलब आएगा ही। 271GB की पेनल्टी और TP से रिलेटेड जितनी भी पेनल्टी है, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जितनी भी पेनल्टी है, क्योंकि TP में जो आपको पूछा जाता है वो पेनल्टी पूछा जाता है। तो 270AA, 272A, 272A, 271GB और TP से रिलेटेड जो पेनल्टी है ये आपको पूछी जाएगी ही। यस इतना सब देख के क्या लगता है प्रभु?
इतना सब देख के क्या लगता है? कोई छोटा सा सब्जेक्ट ही अच्छा था, यही 2 पेज में भर गया होगा आपके, यही 2 पेज में आ गया होगा आपके, यस और नो? और कोई टॉपिक जो मैं मिस कर रहा हूं, इफ एनी, जिसका आपको जानना है कि सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ साहब, एसएफटी, एसएफटी कंफर्म कंफर्म, एसएफटी रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, क्योंकि एसएफटी इस साल चेंज हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट फिर नहीं होगा। तो इतना सब कुछ है। अच्छा, मुझे एक और बात कहनी है, आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, ये टॉपिक मैंने छोड़ा है। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है? 139.4, 139.5, बी रिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और इससे रिलेटेड केस लॉ, इससे रिलेटेड केस लॉ रेलेवेंट है। सर क्यों रेलेवेंट है? रेलेवेंट इसलिए क्योंकि अगले साल इनके ऊपर अमेंडमेंट आने वाला है, तो इंस्टीट्यूट इस बार इसको पूछ के खत्म कर देगा। इसके बाद आपको आएगा 139 बी, 139 बी फाइलिंग ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी, तो इससे रिलेटेड ये पार्ट पूछा जा सकता है। 139 डबल ए एंड 139 ए, आधार और पैन रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आरओआई में सिर्फ ये 4। अच्छा, इसके अलावा यू कैन नॉट फॉरगेट 139, 139(1), रिटर्न किस किस को भरना है और ड्यू डेट क्या है रिटर्न भरने की, रिटर्न किस किस को भरना है, ड्यू डेट क्या है रिटर्न भरने की, काम खत्म। ये आपको पूछा जा सकता है। यस, तो प्रभु बस इतना कर लीजिए, ये एबीसी है, इतना कर लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यस, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, मुझे पता नहीं क्यों पर लगता है इस बार पूछना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रोसिक्यूशन वाले जो पार्ट है, प्रोसिक्यूशन वाले जो पार्ट है, उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करके यहां जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा एज मिलेगा। ठीक है, सो एक बार अगर आपका डीटी पढ़ के हो चुका होगा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, एक सवाल मुझसे पूछा गया, इज आईसीडीएस इंपॉर्टेंट? इस सवाल का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। निशांत ने यह सवाल पूछा है। निशांत, आईसीडीएस रेलेवेंट है। स्पेसिफिकली आईसीडीएस कौन कौन से, एक जो असेट से रिलेटेड है वो, दूसरा जो स्टॉक से रिलेटेड है वो, और स्टॉक से जो रिलेटेड है, राइट, आईसीडीएस 2, ये स्टॉक से भी रिलेटेड है। इसमें भी डिसोल्यूशन वाला पॉइंट पढ़ लेना, इसमें भी डिसोल्यूशन वाला पॉइंट पढ़ लेना। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, आप इसको कंटिन्यू आराम से देख लीजिए या लिख लीजिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ये भी कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट इज डन। अच्छा, कुछ टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कुछ टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा जब स्पेशली आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रभु, पहली टिप, सर एमसीक्यू का क्या करें? ये बात तो आप जानते ही। मैंने पूरा एमसीक्यू पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे डाला है, जिसकी मैंने आपको लिंक भी दी है। यस, अपने ही कमेंट बॉक्स में मैंने आपको लिंक भी दी है। आप लिंक को ही क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, उस पर एमसीक्यू है। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब भी एग्जामिनेशन के अंदर में आप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो, बच्चा प्रेशर में होता है क्योंकि उसने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की ही नहीं होती। तो आप एक गलती मत करना कि डायरेक्टली जाकर के जंप कर दोगे एमसीक्यू ऊपर, ये करना ही मत। पहले आप अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दो और एंड में एमसीक्यू सॉल्व करो। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि पिछले लास्ट 2 एग्जामिनेशन से जब एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, बच्चा हड़बड़ा जाता है एमसीक्यू में, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की होती। यस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं की होती। तो एक गलती आप मत करना, आप पहले अपना पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट खत्म कर देना और उसके बाद आप एमसीक्यू के ऊपर जंप करना। यस, उसके बाद आपने क्या करना, एमसीक्यू के ऊपर जंप करना। ये सीधा सीधा ओपिनियन या टिप मेरा रहेगा आप सभी को। डन। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको वापस दे रहा हूं। लीजिए सर, कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है आपको। डन। तो ये था आपका मालिक एबीसी एनालिसिस